दोस्तों, पिछली कहानी मैंने छोड़ी थी कि जिम कॉर्बेट साहब वो जो दो बहनें थीं, जिनको बड़ी बहन को बागिन ले गई थी और छोटी बहन की आवाज़ चली गई थी। वहाँ तक कुछ आपको सुनाई थी कि टेरिटरी बहुत बड़ी थी, बाघ को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। वो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना था। और जो योजनाएं ये नैनीताल से बना के चले थे उनमें एक ये कर चुके थे, और जो दूसरी योजनाएं थी उसके लायक स्थिति नहीं थी, वो पोजीशन नहीं थी, वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो रही थी। तो कुछ मैंने यहाँ तक आप लोगों को सुनाया था। अब इसके आगे की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज़ में। दीदियों, बैडियों, नामतीनों, भूला, राजू, सब आनंद मंगल, सब ठीक होने वाला, सब कुशल होने वाला। बस सबको मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो चलिए हम कहानी पे ही आगे बढ़ते हैं। तल्ला ये चंपावत की मैन ईटर जो थी उसके बारे में। अच्छा, ये कुमाऊं की, मैंने आपको बताया था कि ये पहली नरभक्षी थी, वो भी विदेश से आई हुई थी। रजिस्टर्ड नरभक्षी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला था मैन ईटर है, इसको किल करो। इससे पहले कोई मैन ईटर, टाइगर का, लेपर्ड का कोई किस्सा नहीं हुआ था। जो पनवार वाला लेपर्ड था उसको भी जो है इसको मारने के बाद मारा था, पहले उसको भी नहीं मारा था। पहला मैन ईटर यही था जिम कॉर्बेट साहब की लाइफ का। तो अब कोई परामर्श देने वाला भी नहीं था वहाँ पे, कैसे क्या करा जाए। पहला पहला मैन ईटर है यहाँ का, तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो ये क्या करते थे, ये 3 दिन तक जो है ये रोज़ जो है सुबह उठते थे और जंगल में निकल जाते थे और दिन भर जंगल में भटकते थे उधर, उसके खोज लेते थे, खबर लेते थे कहीं कुछ दिख जाए। लेकिन इनको कुछ मिला नहीं। लेकिन इधर अफवाह एक बड़ी ज़बरदस्त उड़ गई। अफवाह ये उड़ गई कि जिम कॉर्बेट साहब जो है औरत का वेश बना के जाते हैं और घने जंगलों में चले जाते हैं। जो नरभक्षी या जो भी बाघिन है वो जो है अट्रैक्ट होकर के इनकी तरफ आती है और ये अपनी दराती से या कुल्हाड़ी से जो भी इनके पास है उससे उसको मार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बात का इन्होंने क्या किया, एक गांव की महिला से एक साड़ी मांगी और साड़ी को इन्होंने लपेट लिया और लपेट के थोड़ी देर खेतों में जो है ये अपना कटान और खेतों का काम जो भी होता है, बुलाई जुताई जो भी कुछ क्या होता है सब करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर ये पेड़ों में भी चढ़े, तब भी कुछ इनको नहीं फायदा हुआ। जब ये पेड़ पे चढ़े थे तो बताते कि बाघिन आई तो थी, बाघिन आई थी और वो कहीं से छुप के इनको हाथ लगा के भी बैठी रही, लेकिन इनकी नज़रों में वो नहीं आ पाई, ये उसको नहीं देख पाए। तो प्रयास असफल हुआ था ये साड़ी पहनने वाला जो मतलब जो था ये। लेकिन जो ये अफवाह उड़ रही थी इस अफवाह का खंडन हो गया था। अब जिम कॉर्बेट साहब को समझ में आ गया था कि यार बाघिन यहाँ पे तो अब है नहीं, उसने ये इलाका छोड़ दिया, वो कहीं और निकल गई है। तो उन्होंने भी अब विचार किया कि अब यहाँ रुकना बेकार है, कहीं और चला जाए। तो उन्होंने यहाँ से 15 मील पूर्व पश्चिम की 15 मील पूर्व की तरफ जाने का निर्णय लिया। अब गांव वाले थोड़ा निराश हो गए, अब क्या करना है, लेकिन अब निराश है तो क्या कर सकते थे, लेकिन जाना तो था ही। इन्होंने गांव वालों से कहा कि आपको तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति मैं दिला दूंगा, आप निराश क्यों हो रहे हैं, मैं मारूंगा उसको। अब यहाँ पे है नहीं तो यहाँ रुकना बेकार है, मैं उसको और जगह जाके ढूंढता हूँ जहाँ पे मिल सके। अब 100 किलोमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। अब कितना टाइम लगता है, कहाँ नहीं जा सकता है। तो खैर अगले दिन जो है ये सुबह ही जो है पाली गांव इन्होंने छोड़ दिया। धूनाकोट पहुंच करके इन्होंने नाश्ता किया। शाम होते होते ये चंपावत पहुंच गए। और जब चंपावत पहुंचे तो वहां पे इनको एक 20 लोगों का दल मिला। ये जो रास्ता था चंपावत तक का, जो भी लोग आते जाते थे, ये रास्ते खतरनाक हो गए थे, क्योंकि बाघिन ने इतना आतंक मचा रखा था कि लोग अब घर से अकेले उस एरिया में कहीं से निकलते ही नहीं थे। बताया ना कि 100 किलोमीटर का जो पूरा वर्ग एरिया था उसके बीच कितने गांव होंगे, कितने कस्बे होंगे। तो वो लोग अकेले निकलते ही नहीं थे, वो ग्रुप बना के निकला करते थे। ये रास्ते सारे असुरक्षित थे, कहीं पे भी बाघिन अटैक कर सकती थी, ये सब गांव वाले जानते थे, इसलिए ग्रुप बना के ही निकलते थे। तो एक 20 लोगों का जो एक दल, एक ग्रुप जो है इनको चंपावत में मिला। तो हाय हेलो हुई जो एक होती है उनका। तो उन्होंने एक कुछ दिन पहले का एक किस्सा इनको बताना शुरू किया। बोले कि साहब हम 20 लोग जो है चंपावत की तरफ आ रहे थे गांव से।
तो हमने एक किसी इंसान के कराहने की और कुछ चिल्लाने की सी आवाज़ सुनी, और हम लोग थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ की दिशा में गए और हमने वहाँ जाके देखा, और वहाँ से ऐसे घाटी में नीचे झाँक के देखा तो हमसे 50 गज के आगे एक एक बाघ एक औरत को पकड़ के ले जा रहा है। औरत उसके जबड़े के दोनों तरफ लटकी हुई थी, एक तरफ उसका सर लटका हुआ था, बाल जमीन में रगड़ते हुए जा रहे थे, और दूसरी तरफ उसके पाँव थे। यानी कि औरत को उसने जो है पीठ से पकड़ रखा था, गर्दन से नहीं पकड़ा था, पीठ से पकड़ा हुआ था। और वो औरत चिल्ला रही थी, वो कभी भगवान से कह रही थी, कभी इंसान से कह रही थी मुझे बचा लो, अपनी छाती पीट रही थी, पूरी तरह खून से लथपथ थी। और बाघ उसको लेके जा रहा था और हम देखते रहते, हम थर थर कांपने लग गए थे डर के मारे। और वो थोड़ी देर के बाद में वो चलता चला गया, और थोड़ी देर के बाद में उसकी आवाज़ आनी कम होती गई, कम होती गई, और उसके बाद फिर वो बंद हो गई। अब हम लोग चंपावत की तरफ को आ रहे थे। जब हम चंपावत पहुंचे तो हमें पता चला कि वो महिला चंपावत की, और चंपावत से एक दल जो है गांव का, वो उस महिला को खोजने के लिए जा रहा है। तो हम भी जो है उनके साथ हो लिए। तो वो गांव वाले अपने साथ ढोल और कई सामान बजाने बजाने का, वही एक चारा होता था, वही सब लेकर के आज चल रहे थे। तो ये उस जगह में पहुंचे जहाँ पे लकड़ी का गट्ठर उसने बना के रखा हुआ था अपना। वो भी पता कैसे चला, क्योंकि वो भी जो है जब गांव में लकड़ी बीनने के लिए गई थी तो उसके साथ गांव की और भी कई सारी औरतें गई थी। तो उतनी औरतों के बीच से उसने उस औरत को चुना था और उनके बीच से लेके गई थी। वो सारी औरतें दौड़ के गांव पहुंची थी, गांव से गांव के पुरुष निकले थे, यहाँ से ये लोग पहुंचे थे, तो ऐसे इनकी मुलाकात हुई थी। अब गांव के वो जो लकड़िया गट्ठर था वहाँ से फिर थोड़ा आगे बढ़े कुछ मील ये आ, अच्छा, इस बीच जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा उससे कि भाई जब तुमने देखा कि तुम इतने लोग थे और बागिन उस औरत को लेके जा रही है, तो तुम लोग ने मदद क्यों नहीं करी उसकी? बोले साहब हम कैसे कर सकते थे मदद, बागिन को गुस्सा आ जाता तो वो तो हमें भी मार देती। हम लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं था, ना तो हमारे पास कोई औजार थे, ना हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज़ थी जिससे हम जो है कुछ कर सके। तो हम तो कुछ हेल्पलेस थे, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हम इसलिए हम चंपावत आ गए। जब हमने बिल्कुल ही, जिम कॉर्बेट साहब भी समझ गए ये बेचारे भी क्या करते वहाँ पे। और ये बात भी सही थी कि बाघ जो है उस औरत को छोड़ता इन पे हमला कर देता, क्योंकि मैन ईटर तो डरता नहीं है। बिल्कुल मान्य बात है ये। तो खैर ये उनके साथ जब चले तो कुछ दूर जाकर के इनको एक हल्की सी चढ़ाई चढ़ाई वाला रास्ता दिखाई पड़ा। अब वहाँ से इन लोगों ने ढोल थाली बजानी शुरू कर दी, और वो जो खून के निशान जो औरत के पड़े हुए थे उसका पीछा करते 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 ये बागिन के पास पहुंच गया। अब उतनी भीड़ और उतनी आवाज़ सुन के बागिन जो है शायद वहाँ से कहीं चली गई थी या कहीं छिप गई थी या जो भी था। इन्होंने एक टीले के ऊपर उस औरत की बॉडी को देखा, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, वस्त्रहीन थी, और सर पीठ पीठ ऊपर करके लेटी हुई थी। बाघ ने उसको चाट चाट के उसका पूरे शरीर से उसका जितना खून था पूरा साफ कर दिया था। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये अभी ये सोई हुई है, अभी उठ जाएगी, और ये उठेगी तो इसकी जो वस्त्रहीन है ये बहुत शर्मा जाएगी, बहुत वो होगी। तो गांव वालों ने जो है अपने ये जो अंगोछा वगैरह होता है उससे जो है उसको ढक करके लपेट करके गांव ला करके उसकी अंत्येष्टि करी थी। अब ये चंपावत रुके हुए थे गेस्ट हाउस में। तहसीलदार इनसे मिलने के लिए भी आया था। तहसीलदार जब यह चंपा तहसीलदार साहब को जो है एक्चुअली पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जिम कॉर्बेट साहब आने वाले हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था देखी जाए। तो जो सरकारी आदेश होता है वो उनको मिल गया था। तो वो गेस्ट हाउस में इनसे मिलने के लिए आए, और गेस्ट हाउस में आकर के उन्होंने बताया कि साहब ऐसा है कि इस डाक बंगले में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसा कीजिए एक दूसरा डाक बंगला है यहाँ से कुछ दूर है, आप वहाँ चलिए। वो एक ऐसी जगह है जिसके आसपास के कई गाँव से बाघिन ने लोगों को मारा है, लोगों का शिकार किया हुआ है। तो आपको वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। तो अगले दिन सुबह जो है जल्दी
तहसीलदार के साथ जिम कॉर्बेट साहब चले गए अपना दूसरे उस डाक बंगले में। उस डाक बंगले में बैठ के वहीं बरामदे में बैठ के ये चाय वगैरह पी रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो इतने में दो लोग बड़ी तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़े और उन्होंने पास आया और उन्होंने आके बताया कि साहब यहाँ से 10 मील दूर जो है बाघिन ने एक गाय को मार दिया है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला अच्छा ठीक है। तहसीलदार साहब जो थे उनको जो है अपने किसी सरकारी कार्य से जाना था, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब से बोला ठीक है साहब आप उधर देख लीजिए, मैं अपना सरकारी काम निपटा लेता हूँ और शाम के टाइम में मैं वापस आ जाऊँगा और आप ही के साथ जो है यहीं अपना रात्रि विश्राम करूँगा, यहीं खाना खाएंगे, यहीं रात में आपके साथ मैं रह जाऊँगा। तो जिम कॉर्बेट साहब को क्या आपत्ति थी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं उनके साथ चला जाता हूँ। तो वहाँ से जब इन्होंने चलना शुरू किया कॉर्बेट साहब और वो दो आदमियों ने, तो वो हल्का ढलान वाला रास्ता था तो इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती और 10 मील का जो सफ़र था, जो रास्ता था, इन्होंने काफ़ी अच्छे जल्दी कवर कर लिया। एक बड़े सही टाइम में इन्होंने उसको कवर कर लिया। वहाँ पे जाकर के इन्होंने देखा एक गाय है जिसको आधा खा लिया है, आधे से थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, लेकिन वो बाघिन ने नहीं खाया था, उसको एक तेंदुए ने मारा था और तेंदुए ने उसको खाया था। तो इनका तेंदुए को मारने का कोई इरादा नहीं था, कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं थी कि मैं इस तेंदुए को मारूं। इनका जो मेन फोकस था वो बाघिन था। तो इन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के उन दोनों लड़कों को जो थे वो गाइड बन के इनके आए हुए थे उनको थोड़े पैसे वैसे दिए। बोले भैया बहुत बढ़िया, ऐसी कहीं और भी कोई खबर मिले तो तुम मुझे लाके बताना, ताकि आगे की खबर भी देने के लिए चाहिए ना कोई लोग। तो उनको पैसे दे करके सेट कर लिया और उसके बाद ये अपना गेस्ट हाउस आ गए। अच्छा, सूरज ढलने में अभी 1 डेढ़ 2 घंटे थे। ये चौकीदार ने बताया कि साहब यही नज़दीक में जो है थोड़ा सा आगे चल के एक झरना है, पानी का एक वो है और वहाँ पे जो है बाघ पानी पीने के लिए आता है अक्सर। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो अभी तो टाइम बहुत है, चल के देख लिया जाए। अब ये करीब आधा किलोमीटर आगे गए और वहाँ पे जाके इन्होंने देखा वो झरना, उसका पानी नीचे गिर रहा है और वहीं से जो है पानी सिंचाई के लिए भी निकाला गया। छोटी पतली पतली सी जो नहर सी होती, पतली पतली सी निकाल देते ना, क्या कहते हैं मैं अभी भूल रहा हूँ, हमारे पहाड़ में एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए, अभी दिमाग से उतर रहा है। पतली छोटी छोटी सी, करीब 2 फुट चौड़ी 4 फुट गहरी, कुछ इस टाइप से एक नहर सी बना दी जाती है जो खेतों के ऊपर से निकलती है और उसमें जगह जगह पे छेद रहता है जिससे कि पानी निकल के खेतों में जाता रहता है। क्या कहते हैं मैं अभी उसको भूल रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। उससे पंचक्की को भी पानी ले जाते हैं, पंचक्की को भी उसी से चलाया जाता है। अरे क्या कहते हैं यार उसको, कुछ कहते हैं खैर मैं भूल गया उसको, जो भी है वो विषय वो नहीं है। खैर वहाँ पे इन्होंने देखा मुआयना क्या उस जगह का, तो उनको एक थोड़ा नमी वाली जगह पे उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि बाघ के निशान हैं। इन्होंने बड़े ध्यान से उस उन निशानों का परीक्षण किया, बड़े ध्यान से देखा उनको। तो देखने के बाद में ये इस निर्णय में पहुंचे कि ये निशान उस निशान से अलग हैं जो वो नरभक्षी के हैं। जो निशान इन्होंने पाली गांव में देखे थे वो निशान थोड़ा अलग हैं, वो बाघिन के हैं और ये कोई दूसरा बाघ है, ये वो बाघिन नहीं है। खैर ये अपना उसके साथ में लौट के अपना वापस गेस्ट हाउस आ गए। तब तक जो तहसीलदार साहब थे वो भी लौट के आ गए थे और बैठे हुए थे तहसीलदार साहब, इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये पहुँच के इन्होंने अपना चाय वाय का ऑर्डर किया, चाय वाय के अपना बैठ के दोनों जने बैठ के बरामदे में चाय पी रहे थे और जिम कॉर्बेट साहब अपना पूरा दिन भर का जो दिनचर्या जो उनकी रही थी वो सब बता रहे थे कि ऐसा ऐसा रहा, वो तेंदुआ था, मतलब सारी घटनाक्रम इन्होंने बताया। थोड़ा अंधेरा हो गया था, अचानक से तहसीलदार साहब खड़े हुए, बोले साहब अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे तो बहुत दूर जाना है, अंधेरा हो गया है और खतरा भी है। तो जिम कॉर्बेट साहब एकदम से चौंके, उन्होंने बोला आपने जाना है भाई, आप सोचा। उन्होंने कहा यार ये तो रात में मेरे साथ रुकने वाले थे और ये जाने की बात कर रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा उनसे तो क्यों आप जा क्यों रहे हैं, आप यहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं आज। तो नहीं साहब मुझे जाना है और मेरा बहुत आवश्यक कार्य है, तो मैं कल सुबह आपसे आके मिलूँगा। ये कह करके वो अपना जो उनका अर्दली होता है उसके साथ में अपना एक लालटेन पकड़ के चल दिए। अब वो दूर तक जाते हुए जिम कॉर्बेट साहब उनको देखते रहे
और जिम कॉर्बेट साहब मनी मन सोच रहे थे कि यार मानना पड़ेगा इस आदमी को, ऐसे इलाके में जहाँ पे मैन ईटर घूम रही है, जहाँ पे लोग दल बना के चल रहे हैं, 20-25 लोगों से कम लोग एक जगह नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे ये 2 लोग ऐसे घने जंगल के बीच से चले जा रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को। अपना हैट उतार करके उन्होंने जो उनका अभिनंदन किया, मतलब कि उनको जो है उनकी जो बहादुरी थी, उनकी जो हिम्मत थी, उसकी दाद दी इन्होंने। और उसके बाद ये अपना अंदर आया, इन्होंने अपना कमरा वमरा बंद किया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ वो बड़ा रहस्यमय था। वो वाइल्ड लाइफ से संबंधित नहीं था, वो एक पैरानॉर्मल था। वहाँ पे कुछ भुतहा घटना घटी जिसका विवरण इस कहानी में जिम कॉर्बेट साहब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है वो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी में सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही रखना चाहते हैं, टाइगर को ही नायक, इस कहानी का उस टाइगर्स को ही नायक रखना जरूरी है। तो दोस्तों वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हुई थी, जब मेरे सामने वो आएगी, यानी कि कॉर्बेट साहब की वो मेरे को पता चलेगी, तो मैं भी आपको सुनाऊंगा कि उस डाक बंगले में क्या हुआ था। तो दोस्तों मैं आज थोड़ा सा तकलीफ़ में हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं सोचा था कहानी को बहुत आगे तक खींच लूँ, लेकिन मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही है। दोस्तों मेरी मजबूरी आप जानते हैं, समझते हैं कि किस शारीरिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ इस समय। तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। और जो मित्र पहली बार चैनल में आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका पिछला भाग ज़रूर देखें, और इसके आगे के भाग भी, आगे की जो कहानी है उसको भी ज़रूर सुनें, और सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, दोस्तों आपके साथ तो मैं करता हूँ गपशप हमेशा, और एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ, लाइक आप लोग करते हैं, सुनते भी हैं यार, एक कमेंट भी दे दिया करो। तो कमेंट मिलने से क्या ना, हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, और कुछ मन करता है लेकर के आऊँ सामने, सुनाऊँ आप लोगों को उत्तरांचल की अपने बाघों की। तो बाघों के बाद और कहानियाँ भी आएंगी पैरानॉर्मल जो मेरे साथ बीते हैं, वो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ सब। पिछले वीडियो में आप उत्तरांचल डायरीज़ में काफ़ी कुछ आपको मटेरियल मिलेंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, कहेंगे यार बोल तो इतना रहा है और सुना कुछ नहीं रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपको गुड बाय बोलूँ। बाय बाय फ्रेंड्स। जितने भी मेरे आप दोस्त हैं, बहुत प्यार बहुत सम्मान आप लोग देते हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही सम्मान बना रहे, और ऐसी ही प्यार आपका बना रहे, आशीर्वाद आपका बना रहे। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय माँ भारती, जय उत्तराखंड।